वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ के धरती के कण कण से गाथा बलिदानी, कण कण से गाथा बलिदानी। त्याग, बलिदान और देशभक्ति से सारोबार मेवाड़ की मिट्टी का कण कण बोल रहा है वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस पर पल पल राजस्थान की खास पेशकश भारत के शौर्यवीर में आज हम आपको उस किसान के बेटे से मिलवाएंगे जिसकी जिंदगी एक फिल्म ने बदल दी और आस का पंछी बनकर वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और देश के साथ मेवाड़ का मान बढ़ाते हुए शौर्य चक्र से सम्मानित भी हुए। और वही दूसरी शख्सियत वह है जो अपने एक हाथ में राइफल और एक हाथ में रेल की कमान संभालते हुए 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरजमी में घुस गए और वहां मौजूद भारतीय सेना को गोला बारूद सुपुर्द करके भारत लौट आए। हादसे में वह खुद झुलस गए लेकिन पाकिस्तान पर भारत की फतेह का अहम हिस्सा बन गए। उनकी इसी उपलब्धि के कारण उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। भारत के दोनों शौर्यवीर मेवाड़ के लाल है और हमें विश्वास है यह सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इस धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। भारतीय सेना के वो जवान आज हमारे साथ मौजूद है जो मोहब्बत का पैगाम बनकर सरहदों पर तैनात रहे। बंदूकों या बम धमाकों से नहीं बल्कि मोहब्बत से कई विद्रोहियों को सरेंडर करवा दिया। इनकी इसी उपलब्धि के कारण इन्हें शौर्य चक्र अलंकरण से नवाजा गया। नाम है कर्नल गोपीलाल पानेरी। स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे खास पेशकश भारत के शौर्यवीर में। सबसे पहले सर हम आपको जानना चाहते हैं इस किस्से के बारे में जिससे आप सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित हुए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मेरी स्कूल शुरू हुई है गुरु गोविंद सिंह स्कूल चेतक सर्कल के ऊपर, उसके बाद में धानमंडी स्कूल एंड बाद में फतेह हाई स्कूल। तो जब मैं 10th में पढ़ता था तो मैं सूरज पोल के चौराहे से निकलता था। वहाँ पर वो पिक्चर पैलेस करके सिनेमा था, उसके अंदर डेली पोस्टर नए नए आते या 2-4 दिन वो बदली होते थे। मैंने एक पिक्चर का पोस्ट देखा था जिसका नाम था आस का पंछी। वो आस का पंछी जिसके अंदर हीरो थे लेट राजेंद्र कुमार और जो हीरोइन थी वो वैजयंती माला थी। उस पिक्चर का जो निचोड़ है वो ये है कि राजेंद्र कुमार जी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि चुपके जाकर के एनसीसी की क्लासेस या एनसीसी की परेड ज्वाइन करते थे। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो एनसीसी में ज्वाइन करे और आर्मी ज्वाइन करे। उनके पिताजी चाहते थे किसी सरकारी नौकरी कर ले। तो उन्होंने जब एनसीसी या कॉलेज पूरा कर लिया उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। वो 62 का वॉर दिखाते हैं उसके अंदर, और 62 वॉर के अंदर वो बॉर्डर के ऊपर जो जहाँ की चीन से फौज उनकी आ सकती थी, एक ब्रिज था, उसको उन्होंने राजेंद्र कुमार जी ने ब्रिज को उड़ाया और चाइनीज़ फौज को उस तरफ रोक दिया। उसके लिए उनको एक वीरता पुरस्कार मिला। वो मुझे भी याद नहीं क्या वीरता पुरस्कार मिला, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा मिला। तो मेरे को भी लगा यार कि ये काम बहुत अच्छा है, तो मैंने भी आर्मी ज्वाइन की। एंड इसी प्रकार से मैं भी चुपके अपने पिताजी, बिकॉज मेरे पिताजी फार्मर थे, किसान थे, वो नहीं चाहता कि मैं इस प्रकार से एनसीसी और इसमें टाइम वेस्ट करूँ या आर्मी ज्वाइन करूँ। तो मैंने इसे एनसीसी का कोर्स किया, उसके बाद में मैंने आर्मी ज्वाइन की और मेरी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। उसके बाद में वापस मैं और बताऊंगा लेकिन डिटेल में, लेकिन मणिपुर में हुई और वहाँ पर मणिपुर और मिज़ोरम की विद्रोहता लड़ते लड़ते जो है मुझे शौर्य चक्र मिला। यानी कि स्टोरी वही जो राजेंद्र कुमार जी की स्टोरी में थी, वो मुझे पूरी बन के। जी हाँ सर, इस दौरान आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई और आपका अनुभव कैसा रहा? मेरी पोस्टिंग राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर
कश्मीर का बिल्कुल एंड तक, वहाँ से लेकर के जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट पूरा, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, और मणिपुर के अंदर मैं अभी बाद में और बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा बड़ा एम्बुश भारतीय सेना का हुआ जिसके अंदर एक अधिकारी, एक क्लास 2 अधिकारी और 21 जवान जो है नागा विद्रोही ने उनको एम्बुश कर दिया था, मतलब उनको वीरगति वो हो गए वो लोग। मैंने उसी इलाके में नौकरी की है। इसके बाद में ऑल गुड सिटीज़ जितनी भी हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, सिकंदराबाद, हैदराबाद, नसीराबाद, और एक छोटा सा छोटा गांव जो है मिज़ोरम का और नागालैंड का, मणिपुर का, से लेकर के मैंने पूरे देश के अंदर सेवा की है। सर, आपको जो शौर्य चक्र मिला है वो कहाँ आप पोस्टिंग थे तब आपको मिला है, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे? मैं जब मणिपुर, इम्फाल से करीबन 120 किलोमीटर दूर एक जगह है तांगखुल नागा का इलाका, उखरुल इलाका, मणिपुर का हिस्सा, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादातर नागा लोग रहते हैं। उस इलाके में नागा इंसर्जेंट्स जो विद्रोही हैं वो बहुत ही एक्टिव थे। तो मेरे को रखा गया कि भाई ये जो विद्रोहियों का इलाका है, आप इसको डोमिनेट करेंगे और विद्रोहियों को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने, मारने या सरेंडर कराओगे। तो मैंने वहाँ पर मणिपुर में रहते हुए करीबन 2 साल में रहा हूँ। उनकी भाषा सीखी मैंने। इसके साथ साथ मैंने 11 भाषा, जहाँ गया मैं वही भाषा सीख गई है। तो मणिपुर के अंदर नागाओं को मैंने मोटिवेट किया, यानी कि जो एक्टिव थे उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको पकड़ा भी है और बाद में सरेंडर भी करा है। कुछ विद्रोही को मणिपुर के जो उस समय मुख्यमंत्री थे रिशांग कशिंग करके थे, उनको सरेंडर कराया। तो बाकी आर्मी चैनल और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खास करके रेकमेंड किया कि साहब इस अधिकारी ने, इस ऑफिसर ने न केवल विद्रोहियों को मतलब मारने का इसका इच्छा नहीं थी इतनी, लेकिन उनको ही मतलब उन्होंने इस अधिकारी ने कोशिश की, इस ऑफिसर ने, कर्नल पानेरी ने, उस समय मैं मेजर था, कि साहब इनको सरेंडर कराया जाए और देश की मेन धारा में लाया जाए, बजाय ये कि उनको मार दो और फिर भी वो कम तो होंगे नहीं, एक मारो आप 10 पैदा होते हैं। तो ये मेरी पॉलिसी रही है। और वहीं पर मणिपुर के अंदर आर्मी चैनल और मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन से जो है मुझे शौर्य चक्र मिला। सर, आप लगभग भारत की सभी सरहदों पर तैनात रहे। इस दौरान आपने 11 भाषाएं भी सीख ली। मिलिट्री पुलिस की तरफ से आपको कलर्स भी रिसीव हुआ है। सर, जनता जानना चाहती है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, मेरी ये कोशिश आज भी है। मैं जो भी व्यक्ति कोई मिलता है, खास करके गांव के या एक बंगाली मिल गया या महाराष्ट्रियन मिल गया, मुझे पता लगता है कि ये बंगाली है, महाराष्ट्रियन है या ये गुजरात का है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको उसी भाषा में बात करता हूँ। मैं जहाँ पर भी गया हूँ, जैसे मैं एक काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल है मिज़ोरम आसाम के बॉर्डर पर, जहाँ पर हमारे एशिया का माना हुआ वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पर गुरखे जवान थे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देने के लिए, मैं उनके साथ में रहा हूँ, मैं गुरखाली सीख ली है। गुजरात में मैंने अहमदाबाद में नौकरी की है, तो मैंने वो गुजराती सीख ली है। मणिपुर में था, मैंने मणिपुर सीखी है। और मिज़ोरम में था, तो मिज़ोरम में गया मणिपुर से बाद में, तो मैंने मिज़ो भाषा सीखी है। तो मिज़ोरम के से हम अपना टीनर पूरा करने के बाद में जब नसीराबाद, अजमेर के पास एक जगह है, वहाँ आने जब हमारी पलटन चलने लगी, तो मुझे एक लेडी वहाँ की जो मेरी मदर की तरह थी, सीनियर लेडी थी एज में, उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें अपने बेटे से भी ज़्यादा मिस करेंगे, उनके अपनी भाषा में कहा, आंखों में आंसू ला करके। एंड मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया और मैंने भी कहा यस, मतलब मैं भी आप सबको मिस करूँगा। और मैं वापस पोस्टिंग गया 2-3 साल बाद में, CIJW स्कूल मिज़ोरम के और आसाम के बॉर्डर पर है। मैं फिर उस गांव में गया और उन सब से वापस मिला। सर, पर्पल राजस्थान में आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम और हमारे देश का हर एक व्यक्ति आपके जज्बे को सलाम करता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पर्सनली आभारी हूँ कि इतना कष्ट उठा करके और आपने ये मुझे इस काबिल समझा कि मैं 2 शब्द बोलूँ और मेरा देश
पूरा सुने इसको, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ अपना ये हिंदुस्तान है। और इसी देशभक्ति के जज्बे ने गोला बारूद से भरी एक ट्रेन लेकर एक सैनिक को पाकिस्तान की सरजमी में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। नाम है दुर्गा शंकर पालीवाल। और हमारी खुशकिस्मती है 1971 के वॉर के वो जवान आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए सुनते हैं वीर दुर्गा शंकर जी की कहानी उन्हीं के जुबानी। स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे खास पेशकश भारत के शौर्य वीर में। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, भारत को सेवा देने में, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आप कैसे भर्ती हुए? ऐसा साहब के मैं पहले मेरी जो शिक्षा थी उदयपुर में फतेह नंबरदार स्कूल में हुई शुरू से, और वैसे मैं भूगोल का छात्र था, लेकिन इतिहास से भी मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो मैं ज़्यादातर महाराणा प्रताप के, शिवाजी के और अंत में अपने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके इतिहास बहुत पढ़ता था और इनकी जीवनी बहुत पढ़ता। तो जब मैंने शुरू में, जब मैं 11 साल का था, तब से मेरे जब देश आज़ाद होने के लिए ये क्रांतिकारी लोग आवाज़ लगाते थे, नारे लगाते थे, तब से मेरी ये प्रेरणा मेरे में जगी। और फिर मैंने इनके जब इतिहासों को पढ़ा तो मेरे में दिल में एक ऐसी राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो गई और बड़ी अच्छी रुचि पैदा हुई, जिससे मैं जाने का कि भाई देश की रक्षा, देश का सम्मान कैसे रखा जा सकता है और देश की रक्षा कैसे की जाती है, उसके लिए मेरे को मेरी अपने आप भावना पे उत्पन्न हुई और मैं फ़ौज में जाने की इच्छा प्रकट हुई। लेकिन भाग्यवश मुझे फ़ौज में नहीं जा कर के और मुझे भारतीय रेलवे में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब मैं सन 1955 में मेरा रेलवे में पोस्टिंग हुआ था और वहाँ से मेरे को, मैं फायरमैन था, अप्रेंटिस फायरमैन, और ये शिक्षा लेते हुए मैंने रेलवे में भी बहुत अच्छी प्रशिक्षण लिया और बहुत अच्छी तरक्की की। लेकिन बाद में जाकर के सन 62 में जब चाइना की लड़ाई हुई, तब मेरे भाव में और ज़्यादा रुचि पैदा हुई और मेरे दिल में यह आया कि देश ने तो हमको सब कुछ दिया, लेकिन हम भी तो कुछ दें। ये जा कर के मुझे फिर सेना में जाने की रुचि फिर उत्पन्न हुई और भाग्यवश 62 की लड़ाई के बाद कुछ मुझे उत्तेजना हुई इस बारे में मन में कि मैं जाऊं, देश की रक्षा करूं। इत्तेफाक से सन 63 के अंदर कुछ एक ऐसी योजना आई जिसमें हमारे रेलवे के कुछ एम्प्लॉय को सेना में भर्ती करने का थोड़ा अवसर मिला। उसमें मेरा भी एक थोड़ा सा सिलेक्शन हो गया था। तो हम लोग कम से कम पूरी भारतीय रेलवे में से 1300 आदमियों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं भी एक उदयपुर से था। फिर 65 मुझे ये सारी इसका प्रशिक्षण सेना का नसीराबाद भेजा गया और नसीराबाद में मैंने सारा प्रशिक्षण लिया आर्मी का। और सन 65 में फिर भारत का जब युद्ध हुआ, उसमें मेरे को इन्होंने एनरोलमेंट कर लिया और 2 साल की प्रशिक्षण के बाद ही मुझे सेना में भेज दिया लड़ाई में। तो मेरा शुरू में पोस्टिंग इन्होंने भटिंडा में किया, भटिंडा बॉर्डर से, जिस वक्त 65 में जब लड़ाई हुई थी, और हम लोगों ने बहुत अच्छी उसमें सफलता हासिल की उस लड़ाई में और दुश्मनों को बहुत खदेड़ा। और यहाँ तक कि हमारी भारतीय सेना जो हमारे से आगे थी ऑफेंस में, वो लाहौर और हाजीपुर तक पहुँच गई थी और हम लोग उसके पीछे पीछे डिफेंस में जाने वाले थे और तैयारी कर चुके थे जैसे ही हाजीपुर जाने, लाहौर जाने के लिए। और हमारे लिए एक ऐसा ऑर्डर आया कि सीज़ फायर हो गया और शांति हो गई और लड़ाई बंद हो गई। तो हम लोगों को पहले तो हमारा ये था कि हमने बहुत प्रयास किया कि उसका पाकिस्तान का हाजीपुर कब्जे में कर लिया था और केवल हमारा वहाँ पे कवर करना ही बाकी रह गया था, नहीं तो हमने उस पर करीब करीब कब्जा तो कर ही लिया था, सेना को सारी भगा दी थी। लेकिन जैसे ही वो सीज़ फायर हुआ और हम लोगों को वहीं भटिंडा में डिटेन कर दिया, उसके कुछ ही समय बाद, यानी करीबन आधा घंटा भी नहीं निकला होगा, और फिर एक सायरन बजा
और उसमें फिर ये एक ऑर्डर आया हमारे लिए कि भाई पाकिस्तान ने अपने राजस्थान बॉर्डर पर कब्जा ये अटैक कर दिया। तो हमको तुरंत वहाँ से राजस्थान बॉर्डर पर बाड़मेर सेक्टर में भेज दिया गया। हम जब बाड़मेर सेक्टर में आए तो वहाँ बड़ी घमासान लड़ाई चल रही थी उस वक्त उस बॉर्डर पर। और जैसे ही हम पहुँचे बाड़मेर स्टेशन के ऊपर, जैसे ही हमारी ट्रेन पहुँची फौजियों की, उसके ऊपर भी अटैक करने की, लेकिन इत्तेफाक से हमारे पे कोई अटैक हुआ नहीं। और उसमें एक बम उसने स्टेशन के गोडाउन पर मारा, जिसमें थोड़ा सा एक सिपाही जो था वहाँ का आरपीएफ का, वो उसका देहांत हो गया गोला लगने से, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद फिर हमने एडवांस किया वहाँ से गजरा रोड की तरफ, और गजरा रोड में जो बाड़मेर से करीबन 40 किलोमीटर आगे है पाकिस्तान की तरफ, गजरा रोड में हमारा पोस्टिंग हुआ। और गजरा रोड से हम वहाँ से संचालन करते थे। वहाँ पर हमारे को ये टास्क दिया था कि जो भी कोई भी अगर किसी तरह की सप्लाई पहुंचानी हो, गोला बारूद की, राशन की, किसी भी तरह की, तो वो लोग हम लोग पहुंचाते और साथ में अपना बचाव भी करते और दुश्मनों से साथ लड़ाई भी करते। तो इस तरह से उस रण क्षेत्र में हमने बहुत कुछ काम किया। तो वहाँ उस वक्त रेती मेरे को जो टास्क दिया विशेष तौर से, वो था मुनावा तक, अपने गजरा रोड से मुनावा तक रेकी करना, ट्रेन ले जा करके ट्रेन से रेकी करना कि कहीं दुश्मन छुपा हुआ है या यहाँ का कोई दुश्मनी नहीं कर रहा है, इस तरह से। क्योंकि मुनावा अपना भारतीय रेलवे स्टेशन था, उसके आगे खोखरापार स्टेशन है जो पाकिस्तान का है, इसके बीच में 10 किलोमीटर का फासला है। तो जैसे ही वो जाते आते थे और कुछ समय के बाद 2 महीने तक ये काम चलता रहा, पाकिस्तान के ऊपर विजय भी पाई हमने और सब कुछ। लेकिन जब देखा कि इस तरफ पाकिस्तान का ज़्यादा वो हो रहा है अटैक, तो हमने उस लाइन को उस वक्त में डिसमेंटल कर दिया था, तोड़ दिया था, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थी, खोखरापार और मुनावा के बीच में। और वो तो उससे दुश्मनों का आना बंद कर दिया हमने, उसको रोक दिया था रास्ता ये करके। और फिर भी लड़ाई चलती रही थी। और डांगरी डाली पोस्ट के ऊपर जो था बहुत भारी भयंकर अटैक हुआ, जिसके ऊपर हमारी मराठा रेजिमेंट की बहुत कैजुअल्टी हुई। लेकिन इसके ऊपर भी हमने अपने अंदर, भारत के अंदर जो है, पाकिस्तानी की फ़ौज को एंटर नहीं होने दिया और बम्बार्डमेंट चलता रहा। इस तरह से कुछ टाइम के बाद वो लड़ाई फिर ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हम अपने वापस जो अपने ठिकानों पर आ गए, जैसे नसीराबाद में आ गए, रेजिमेंट में आ गए और फिर प्रशिक्षण लेते गए। फिर सन 71 के अंदर फिर हमारे को एक मौका मिला, जो 71 में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अटैक किया था गुजरात के ऊपर, गुजरात बॉर्डर के ऊपर। और हमारे को फिर रिओमॉन्यूमेंट करके, और फिर हमारी जो रेजिमेंट थी वो 1033 रेजिमेंट थी, रेलवे इंजीनियर्स टीए। तो हमारा पोस्टिंग इन्होंने किया था गजरा रोड में। गजरा रोड से भी वो हमारा काम यही था कि वहाँ जो कुछ भी होता था, फाइटिंग करना या जो कुछ भी किसी को सप्लाई गोला बारूद की पहुँचाना टैंकों तक, और इस तरह से हमारा वो काम था। उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा अटैक हुआ तो हमारी जो एक फ़ौज थी, सेना थी, जिसको 10 सिख एलाई रेजिमेंट कहते हैं, लाइट रेजिमेंट है ये, सरदार की सब सरदार लोग होते हैं ज़्यादा, जिनको 10 नंबर की थी 10 सिख एलाई। तो वो फ़ौज हमारी एक एडवांस कर गई और उसने खोखरापार से आगे, जो पाकिस्तान का स्टेशन है उससे भी आगे 40 किलोमीटर आगे अपने इंडिया से पाकिस्तान में घुस करके और नया छोर तक वो पहुंच गई थी और नया छोर तक अपना भारत का कब्जा हो गया था। तो उस वक्त में क्या होगा, ये 3 तारीख से 6 तारीख तक लड़ाई जब चलती रही तो हमारी रेजिमेंट के पास गोला बारूद ख़त्म हो गया था। तोबे तो थी, गने थी हमारे पास, लेकिन हमारे पास गोले वगैरह, बारूद वगैरह ये सब हमारे पास सामान। सर वही मेरा दूसरा सवाल है आपसे। जैसे हम सबके, तो भारत के जवान हम सबके रियल हीरो होते हैं और आपको सुभाष चंद्र बोस ने इंस्पायर किया है, आपको उनसे प्रेरणा मिली है। तो सर आप, स्वाभाविक है कि आपके रगों में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसी भावनाएं स्वाभाविक है कि आपके रगों में होंगी। तो सर आप कैसे रेल लेके पाकिस्तान की सरजमी में घुस गए और कैसे आपको वीर चक्र मिला, उसकी दास्तां साझा कीजिए। तो ये क्या था कि जब मेरे को ये टास्क दिया उन्होंने कि भाई आपको वहाँ पर रेजिमेंट के पास में गोला बारूद ख़त्म हो गया, तो जो हम 1300 आदमी थे उस वक्त में रेजिमेंट में,
सारे इंजीनियर्स थे। उसमें हमारे 2 तरह की इंजीनियर्स होती है, एक फील्ड इंजीनियर्स होती है और एक ऑपरेटिंग इंजीनियर्स। तो मैं ऑपरेटिंग इंजीनियर्स में था। और उस वक्त मैं रेलवे का जो डीजल इंजन जो चलते हैं वो नए नए आए ही थे और मेरा बहुत अच्छा कमांड था उसके ऊपर। तो मेरे को उन्होंने उन 1300 आदमियों में से सेलेक्ट करके, और उम्र मेरी छोटी थी, 35 साल का था मैं, और सबसे मतलब कम उम्र का मैं ही था। तो मेरे को उन्होंने वो एक टास्क दिया तारीख 11 तारीख को बहुत हेवी बम्बार्डमेंट हुआ था उस वक्त में। तो कि भाई तुम्हारे को ये एक ट्रेन लेकर के गोला बारूद की 25 वैगन की और पाकिस्तान में एंटर होना है। और नया छोर के पास में एक पर्चे की बेरी स्टेशन है पाकिस्तान का, वहाँ पे अपनी रेजिमेंट है 10 कहलाई जो आर्टिलरी की है, तोपखाने की। तो उसको ये सप्लाई किसी भी हालत में मतलब 12 घंटे के पहले ये सप्लाई पहुँचनी चाहिए। तो उसमें सिलेक्शन मेरा ही किया था। और मेरे को कहा उस वक्त मैं जब 65 की लड़ाई में हमने ही उसको जो डिसमेंटल किया था, खोखरापार और मुनावा के बीच के जो ट्रैक था रेलवे का, उसको डिसमेंटल किया था, उसको वापस बनवाना, उसको बनवाया फील्ड इंजीनियर से। हमारा जो रेलवे की फील्ड इंजीनियरिंग होती है उसे एक ही रात में बनवा करके आगे ट्रैक बनता गया, पीछे मेरी ट्रेन चलती गई। उसमें मेरे को ये टास्क दिया कि भाई आपको जा कर के और किसी भी हालत में सुबह 5 बजे के पहले ये सप्लाई उस रेजिमेंट को करना है। उसका कारण ये था कि वो थार का रेगिस्तान है, तो जो ट्रकों से जो एमुनेशन भेजते थे तो वो रेगिस्तान में फंस जाती थी गाड़ियाँ, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो दूसरा रास्ता यही था कि ये एमुनेशन कैसे पहुँचाया जाए, वेपन कैसे पहुँचाया जाए। तो वो ट्रेन से, और ट्रेन में मेरी एक बहुत अच्छी मास्टरी थी उसमें। तो मेरे को इन्होंने टास्क दिया कि ये किसी भी हालत में आपको लेके जाना है। तो आर्मी की ट्रेनिंग तो थी मेरे को, फिर रेलवे का भी सारा ट्रेनिंग दी हुई थी, मेरे रेलवे से निकला हुआ था। तो मैं वो ट्रेन लेकर के रात को या शाम को 5 बजे यानी 17 आवर्स पर गदरा रोड से वो ट्रेन लेकर के अकेला चला। मेरे साथ में मेरी राइफल थी एक और एक थर्मस था चाय का, वो लेकर के मैं निकल गया। तो जैसे ये मैं करीबन 11:30 बजे करीब अपना नया वहाँ मुनावा क्रॉस किया मैंने गदरा रोड से। वो क्योंकि बिल्कुल नया ट्रैक था, फिर अंधेरा हो गया था, बिल्कुल ब्लैकआउट में चलना था, कोई लाइट नहीं जलाना, नया ट्रैक, नया रास्ता, नई जगह सारी। लेकिन फिर भी क्या था कि 65 में मैंने उस इलाके को पूरा देखा हुआ था पैदल चल करके भी। 65 की लड़ाई में जब मैं फालतू रहता था, कोई समय ऐसा मिल जाता तो मैं वैसे ही घूमने के लिए मतलब रेकिंग करने के लिए चला जाता, तो मेरा सारा वो देखा हुआ था। तो उसका फ़ायदा मुझे इगोतर में मिल गया कि वो सारा लोकेशन मेरे को जान में हो गया। तो वो ट्रेन मैं ब्लैकआउट में भी बड़ी आराम से उस गाड़ी को मैंने 11:30 बजे 11:45 बजे करीब मैंने खोखरापार पहुंच गया उस नए ट्रैक के ऊपर पास करके। और 12 बजे करीब वहाँ मतलब खोखरापार फिर मैंने छोड़ा और आगे नया छोर की तरफ बढ़ गया। जो नया छोर ये खोखरापार पाकिस्तान चालू हो जाता है बिल्कुल। तो बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं। वहाँ से मेरे को फिर एक हमारे जो ऑफिसर थे मिस्टर ओजा कैप्टन थे, उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा लोकेशन बताया और अपना कोड वर्ड दिया कि ये जहाँ इतने किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो ये रेजिमेंट मिलेगी और स्पीड गाड़ी की ये रखना है। उस स्पीड के हिसाब से जैसे अपने ट्रैक अलाउ करता है उस हिसाब से स्पीड मेंटेन करके और नया छोर पहुंचना है। नया छोर के ऊपर वहाँ पे नया छोर तो इलाका है, वहाँ पर्चे की बेरी पाकिस्तान का एक स्टेशन है, वहाँ पर ये सप्लाई करना है। तो मैं वहाँ करीब 5 पौने 5 बजे ठीक अपने टाइम से पहले ही पहुँच गया। तो जैसे ही मैं पहुँचा तो पहले एक पाकिस्तान का प्लेन आया, प्लेन आकर के और वो मेरे ऊपर सराउंडिंग करने लगा, मेरे को घेर लिया उसने, मेरी ट्रेन को मतलब पूरे को। तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया। तो हाँ, राइफल एक हाथ में मेरा ऑपरेशन गाड़ी ट्रेन का जो थ्रोटल होता है उससे ऑपरेट करते हैं, पैर से ऑपरेट करते हैं एक हाथ से, और विंडो में बैठ करके ये काम कर रहा था। तो जैसे ही मैं ये कर रहा था और वो तो प्लेन फिर चला गया। मैंने कहा वही तो चला गया, लेकिन है पाकिस्तान का जो खतरा ज़रूर है। तो मैंने फिर अपना कोड जो विशल कोड था हमारा, उससे विशल कोड से
विशल मारा तो कि रेजिमेंट आ जाए और ये अनलोड करे। मीनवाइल क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ से फिर 6 प्लेन और आते हैं। 6 प्लेन आकर के पाकिस्तान मेरी ट्रेन को पूरी घेर लिया। जब मेरी ट्रेन को घेर लिया तो अब मैंने कहा अब इसका तो कोई रास्ता नहीं, ये हिट करेंगे। और एक अगर चिंगारी जरा सी भी लग गई गाड़ी में तो ये पूरा एमुनेशन ख़त्म हो जाएगा, ट्रेन ख़त्म होगी। ट्रेन जो इंजन है उसमें भी मेरे पास बहुत डीजल ऑयल वगैरह भरा हुआ था, तो मैंने ये ख़त्म हो जाना। तो मैंने कहा क्यों नहीं इस ट्रेन को एडवांस करके और हैदराबाद में ले जाया जाए। आगे जो हैदराबाद, सिंध हैदराबाद, वो पाकिस्तान का ही, तो वहाँ से कम अगर ये ब्लास्ट होगी ट्रेन तो वहाँ हैदराबाद में होगी तो वहाँ की जनता, मतलब वो लोग, दुश्मन लोग मरेंगे। मेरा आइडिया ये था। तो मैंने थोड़ा सा जैसे ही एडवांस किया, लेकिन एडवांस करके मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने कहा लेकिन ये अगर शायद मेरा पीछा कर सकते हैं प्लेन, तो मैंने फिर वहाँ से ट्रेन को थोड़ा स्टेशन बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे ले जा करके खड़ी करके फिर जंप मार के मैं स्टेशन बिल्डिंग में आ गया और अपनी राइफल ले करके, और उस स्टेशन बिल्डिंग से मैंने 2 फायर किए। 2 फायर करने का मेरा मतलब ये था कि उन प्लेन को ये मालूम पड़े कि मैं, जितने हम लोग हैं फौजी सारे स्टेशन बिल्डिंग में है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने वो फायर किए थे। तो जैसे ही मैंने फायर किए और वो प्लेन, मेरी ट्रेन को तो छोड़ दी उन्होंने और उस स्टेशन बिल्डिंग को घेर ली, और स्टेशन बिल्डिंग को घेर के उनका फायर, जो नेपाम बम कहते हैं, उसमें नेपाम बम इस्तेमाल किए थे, वो नेपाम बम इस्तेमाल करने लगे। और मैंने इस बीच में वहाँ से स्टेशन से भाग करके फिर ट्रेन पे चढ़ करके थोड़ा एडवांस कर लिया। मैंने इस ट्रेन को ले जा करके हैदराबाद में ब्लास्ट करूँ। तो इतना में क्या हुआ था, जो प्लेन के पास जितने भी वेपन थे, मतलब जितने बम थे, वो सारे उस स्टेशन पे गिरा दी। मैं स्टेशन से निकल के ट्रेन पे चला गया, ट्रेन को एडवांस कर दिया मैंने। तो वो जितने थे उसके पास सारे गोले वहाँ गिरा दिए उसने, स्टेशन का तो प्लेटफार्म कर दिया। तो वो लोग, और मैं वहाँ थोड़ा आगे पहुँच चुका था, और उन्होंने देखा कि अभी ये तो पूरा स्टेशन ही, बिल्डिंग ही ख़त्म कर दी, तो मर गए होंगे लोग। वो लोग अनलोड, मतलब खाली हो गए थे, वो भी जितना उनके पास वेपन था, जितना गोला बारूद था, वो सब गिरा दिया उन्होंने। वो वापस रीलोड होने के लिए हैदराबाद के गए, और मैंने गाड़ी को वापस रिवर्स ले आया बीच में से ही। मैं हैदराबाद पहुंचा भी नहीं था, बीच में से ही वापस गाड़ी को रिवर्स ला करके वहाँ पर्चे की बीरी ले आया। पर्चे की बीरी ला कर फिर मैं वो लोड हो गए। जब तक मैंने विशल कोट किया और रेजिमेंट आ गई थी, दिन तो खुल चुका था, 7 बज गई थी उस वक्त में। मैं 5 बजे पहुँच गया था, लेकिन ये सारा कार्रवाई होते होते करीबन 7 बज गई थी। तो दिन खुल गया था, सारे वो रेजिमेंट मेरे सैनिक लोग आ गए, फौजी इसके 10 सी के लाई गए, और ट्रेन को अनलोड कर लिया। ट्रेन को अनलोड करके और वो गने में वापस बम फिट कर दिए, मैं गोले और गने चालू कर दी अपनी इंडिया की तरफ से। तो उसके बाद कोई प्लेन आया नहीं। तो मैं भी बच गया, ट्रेन भी बच गई, सारा एम्बुलेंस बच गया, और जो 10 सी के लाई थी वो भी बच गई। अगर ये थोड़ी सी चूक हो जाती इसमें तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। एम्युनेशन ख़त्म होती, ट्रेन होती, रेजिमेंट भी ख़त्म हो जाती, सारा ख़त्म हो जाता। यानी ये थोड़ी सी चूक बहुत गलत काम कर सकती। फिर मैं जब वो सारा काम हो गया, अपनी गनें चालू हो गई, बिल्कुल सेफ हो गया। ये 40 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के अंदर। फिर मैंने कहा अब इस ट्रेन को, उस वक्त में घड़ी 8 बज रही थी, क्योंकि हमारा उसमें घड़ी वॉच वगैरह सारा इंजन में फिट रहते हैं, सारा मीटर वगैरह सब एडजस्ट रहते हैं उसमें। तो मैंने कहा अब यहाँ रह करके क्या, फिर मैं एम्प्टी ट्रेन लेकर के वापस रिवर्स में ही ट्रेन को लेकर के 25 जो वैगन थे लेकर के मैं रिवर्स में आ रहा था। आते आते मैं खोखरा पार तक आया, पर्चे की बेरी से खोखरा पार तक, और 5 किलोमीटर में रह गया करीबन। और फिर एक प्लेन आया, और प्लेन आकर के और उसने वो मेरी ट्रेन को तो हिट नहीं कर सका, लेकिन मेरी ट्रेन के आगे उसने 1000 पाउंड का और मेरे ट्रैक को तोड़ दिया, लाइन को तोड़ दिया। उससे अब जब बम 1000 पाउंड का गिरा है तो पूरा धरती हिल जाता है। तो बहुत आवाज़ हुई, ट्रैक टूट गया। मैंने गाड़ी को स्टॉप किया, गाड़ी स्टॉप करके फिर पीछे जाके देखा तो साला तो गड्ढा हो रहा है, लाइन है ही नहीं, टूट गया। मैंने कहा अब क्या किया जाए। फिर मैंने उस गाड़ी को थोड़ा सा आगे एडवांस किया। मैंने इस गाड़ी को वापस प्रोटेक्ट कैसे करें, अगर यहीं पड़ी रहेगी तो मैं तो चला जाऊंगा या कुछ भी करके, लेकिन अगर गाड़ी को ऐसे छोड़ता हूँ तो कोई भी आकर के, गाड़ी बिल्कुल नज़र आ रही है, टारगेट है, तो इसको कोई भी डिस्ट्रॉय कर देगा। मैंने उस गाड़ी को थोड़ा और आगे लिया और ऐसी जगह किया जहाँ दोनों टीबे आते हैं, और उसके बीच में गाड़ी को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके खड़ी करके, ताकि इधर से नहीं दिख सके। ऊपर से तो दिखने का सवाल नहीं हो, जो साइड में होगी तो भाई ये कुछ चीज़ है। ऐसे टिब्बों के बीच में गाड़ी को खड़ी करके उसको बिल्कुल डेड किया, डेड करके
और ऐसा डेट किया, मतलब हर जगह 3-4 जगह से, कि कोई दूसरा उससे इंजन को स्टार्ट नहीं कर सके। ऐसा करके और वो रिवर्सर की जो उसको चलाने की होती है वो, और मेरी राइफ़ल लेकर के गाड़ी को पूरा ब्रेक मार करके और ओटी लगा के बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दिया गाड़ी को, मतलब कोई चला नहीं सके और अपने आप चल नहीं सके जब तक उसको बता नहीं देना या मैं खुद नहीं जाऊं। तो फिर मैं बस पैदल मार्च कर गया, वो चाबी ले ली गाड़ी की और राइफ़ल ली और पैदल मार्च कर गया। पैदल मार्च करके थोड़ा सा आया, इतने में क्या हुआ कि इंडिया का जो एक प्लेन था वो रेकी करने के लिए आ रहा था, क्योंकि अपना कोकरापार तक तो अपना कब्जा था, तो वो एक इंडिया का प्लेन आ रहा था। तो उसको देख करके मैंने उसको इशारा किया तो वो लैंड हुआ, आया उस लैंड हवाई जहाज उसमें हेलीकॉप्टर से मैं लोड हुआ और फिर मैं मुनावा आया। मुनावा करके मैंने मेरे ऑफिसर वगैरह सारे, वहाँ रेजिमेंट आ गई थी इंजीनियर्स की, उनको चाबी दी, मेरी राइफ़ल दी और मैंने सारी हिस्ट्री बताई और ये भी बताया कि मैं ट्रेन को उस जगह छोड़ के आया हूँ, वो सारा लोकेशन बता दिया। इतने किलोमीटर पे मैंने ट्रेन को छोड़ा है और इतने किलोमीटर पे बम ब्लास्ट हुआ है और लाइन टूट गई है, और जब तक वो लाइन ट्रैक ठीक नहीं होगा गाड़ी नहीं आ सकती, नहीं तो मैं लिया था। तो इस बीच में क्या हुआ कि वो जो बम लगा था एक शुरू में, वो मेरे हाथ को थोड़ा इंजोर कर दिया उसने, जब मैं भागा भूगी हुई और उसमें, तो वो मेरे हाथ, लेकिन फिर भी मैं कोनियों से ट्रेन को चलाता रहा, कोई रिवर्सर की नहीं निकाली तो साला दांत से पकड़ के मुँह से पकड़ के खींचा, ऐसे करके मैंने उसको किया। जब मैं आया और अपने ऑफिसर को सारा चार्ज दे करके, राइफ़ल दे करके सारा लोकेशन बताया और मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को इन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया, MI रूम कहते हैं उसको, तो वहाँ पे मेरे को भेज दिया इन्होंने और वहाँ मेरी ड्रेसिंग करके और फिर मेरे को इन्होंने बाड़मेर भेजा। पहले 2 दिन मैं बाड़मेर हॉस्पिटल में रहा, मिलिट्री हॉस्पिटल में। बाड़मेर से 2 दिन के बाद मेरे को जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया और उसके बाद में 3 या 4 दिन के बाद में मेरे को हॉस्पिटल में ही सूचना आई, ये गवर्नर साहब आए गुरुमुख निहाल सिंह जी, और वो मेरे से देख करके और वो सारा समझा करके गए। और उसके नेक्स्ट डे फिर इंदिरा जी आई। हाँ सर, मेरा अभी यही सवाल था आपसे, आपसे मिलने खुद इंदिरा गांधी जी आए थे और उसके बाद सर आप जब उदयपुर आए और आपको वीर चक्र मिला और उसके बाद जब आप उदयपुर आए तो उदयपुर में आपका भव्य स्वागत हुआ, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जो कुछ मैंने किया या करता या आगे जाता तो मुझे पीछे की तो कोई चिंता थी नहीं, क्योंकि जैसे मुझे देश की चिंता थी तो मेरे पीछे जो हमारी जनता थी उसको चिंता थी, इसलिए सारी चिंता हमने जनता पे छोड़ दी थी कि देखभाल वो करते रहेंगे, पीछे जो कुछ जो करना है करेंगे, लेकिन हमको तो हमारे देश के लिए करना है। मेरे केवल यही एक दिमाग में थी और उसी को देख करके और मैं यहाँ काम करता रहा, मुझे पीछे की कोई चिंता नहीं थी। और इंदिरा जी आई तो देख दाख के मेरे को और वो सारे सबको ऑर्डर देंगे कि भाई ये जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए, और मेरे को 1 महीने में तैयार कर दिया इन्होंने। 1 महीना हॉस्पिटल रहा था मैं, और इंदिरा जी ने ही बताया था कि तुमको वीर चक्र दिया है वीवी गिरी साहब ने। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि मैं तो अब उदयपुर जाना चाह रहा हूँ घर, तो उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि आपको तो वहाँ दिल्ली जाना है वीवी गिरी साहब के पास, उन्होंने बुलाया। तो मैंने कहा घर तो पहले जाना, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप दिल्ली जाओ यहाँ से ठीक होने के बाद, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी वहाँ आ जाएंगे। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ बीबी गिरी साहब के यहाँ रहा अशोक हॉल में, और ये हमारे माता पिता भी आ गए थे करीबन, और फिर वहाँ से पूरी जो अशोका हॉल है इनका दरबार हॉल, उसमें सारे मिनिस्टर वगैरह, रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम जी, और उस वक्त में हमारे राष्ट्रपति जी ने वीर चक्र से सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे, हमारे जो रेलवे के जनरल मैनेजर साहब थे एक गुप्ता जी करके, उन्होंने वहाँ बुलाया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं उदयपुर जाऊँ या, तो कुछ टाइम मैं बॉम्बे में रहा रेलवे हेडक्वार्टर में, और फिर वहाँ से फिर आया तो उदयपुर आने के बजाय मैं फिर फील्ड में चला गया वापस। फिर अपने रेजिमेंट में सबसे मिला, और रेजिमेंट से मिलने के बाद फिर यहाँ मेरे को उन्होंने उदयपुर भेजा 1-1.5 महीने के बाद में। तब यहाँ
यहाँ की जनता पूरी इंतजार कर ही रही थी। तो मेरे को पूरा, और स्टेशन पे जैसे भी मैं वो आया, मतलब जैसे जयपुर स्टेशन आया दिल्ली से या अजमेर में आया, तो ना सब जगह मेरा अच्छा किया, तो मुझे बहुत गर्व सा महसूस हुआ। और जब उदयपुर आया तो रेलवे स्टाफ ने और वहाँ के जो DRM वगैरह थे रेलवे के, वो सारे यहाँ आ गए थे और स्टेशन पे मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया और मुझे घर तक छोड़ने आए। तो उसके बाद भी मुझे तो ये अच्छा हुआ कि फिर 2 साल का और मुझे एक्सटेंशन भी दिया इन्होंने। फिर मेरे रिटायर होने के बाद में मेरा समय हो गया था, तो बोला आप जाओ, तो लेकिन मुझे कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन भी दिया था इन्होंने। लेकिन मेरा बहुत सफलतापूर्वक कार्य हुआ ये, जैसा मेरी रुचि थी देश के प्रति। और तब से भी मैं अब तक देश के प्रति ये सोचता रहता, सम्मान और सुरक्षा के बारे में मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। यही मेरी एक इतिहास है वहाँ का। लेकिन दुश्मनों को मैंने न तो पास आने दिए, न तो अंदर घुसने दिए। 2 लड़ाई लड़ा, लेकिन दोनों में मुझे सफलता अच्छी मिली। दुश्मन की हर एक बात का जवाब होते हैं सैनिक, वीरता की खुली किताब होते हैं सैनिक, देशभक्तियों के लिए ढाल होते हैं सैनिक। आप और हम इसलिए चैन से सो सकते हैं क्योंकि सरहदों पर वहाँ जाग रहे होते हैं सैनिक। सर, पल पल राजस्थान के आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी इतना जज्बा है कि अगर समय मिले तो आज भी अगर फ्रंट पे जाना पड़े बॉर्डर पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो कुछ हमने प्रशिक्षण लिया है आर्मी के बारे में, वो फिर हमारा काम आ सके। लेकिन और नहीं तो तब तक कोई भी नए जो आते हैं फौजी, वो अभी भी मेरे से प्रेरणा लेते आते हैं। तो उनको मैं जितना जानता हूँ उतना उनको बताता हूँ कि किस तरह से लड़ाई में जाना है, कैसे रखना है, पीछे कुछ चिंता नहीं करनी है, पीछे सब चिंता सारी वो देशवासियों को भी छोड़ देना है। इस तरह से सारी प्रेरणा देता हूँ। अभी भी आते हैं लोग बाग जो नए रिक्रूट जाते हैं। आपके इसी जज्बे को हमारी पूरी टीम और देश का हर एक व्यक्ति सलाम करता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर पल पल राजस्थान ने आपके सामने उन तमाम नायकों की असली कहानी सामने लाने का प्रयास किया है, जो देखकर आपको भी प्रेरणा मिले। हमारे भारत के शौर्य वीरों की ये कहानी देखकर अगर किसी भी व्यक्ति को भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मिलती है, तो ये हमारा प्रयास सफल रहेगा। उगते सूरज चांद में जब तक है अरुणाई, हिंद महासागर की लहरों में जब तक है तरुणाई, वृद्ध हिमालय जब तक अपनी श्वेत जटाएं बांधे, स्वतंत्र भारत की पताका रहे गगन में लहराई। जय हिंद, जय भारत।